आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग साइंस सेक्शन को कवर करेंगे जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सारे एनसीईआरटी के सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन। तो आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सो दैट आपको एग्जाम के लिए एक बेहतर प्रिपरेशन हो जाए आपको और कोई दिक्कत ना हो एग्जाम तक। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का जो नाम है वो है भोजन के घटक। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर हम लोग खाना क्यों खाते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि कोई भी इंसान को, कोई भी प्राणी को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग डेली लाइफ में डिफरेंट जैविक क्रिया क्या करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन जो होती है हम लोगों के बॉडी के अंदर, एंड डिफरेंट फिजिकल क्रिया, जो शारीरिक जैविक क्रिया हम लोग करते हैं, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हम लोग क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। तो भोजन एक प्रकार का क्या, ऊर्जा की स्रोत है। क्या है, ऊर्जा की स्रोत है। तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा की स्रोत जो होती है, पूरे जो ब्रह्मांड को जो चला रही है, वो कौन चला रही है, एनर्जी चला रही है। और हम लोगों के बॉडी को जो एनर्जी चला रही है, जहां से एनर्जी मिल रही है, वो कहाँ है, भोजन से हम लोगों को कहाँ मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वो क्या कि डिफरेंट जो पोषक तत्व होती है, भोजन जो होती है, भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हम लोग आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे। तो उन पोषक तत्व में विटामिन आते हैं, खनिज लवण आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं। इन सारे के अगर अभाव हो जाएगा हम लोग के बॉडी में, तो डिफरेंट के रोग और विकार उत्पन्न होगा। तो जैसे कि यहाँ विटामिन ए की कमी अगर हम लोग के बॉडी में हो जाए, तो क्या हो जाएगी, क्षीणता यानी कि दृष्टिहीनता की समस्या आएगी। जिसका लक्षण में क्या क्या आएगा, कमजोर दृष्टि होगा आपका, अंधेरे में कम दिखाई देगी, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा अगर हम लोगों के बॉडी में, यानी कि हम लोग के खाना में विटामिन ए की कमी होगी तब। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो क्या होगी, कौन सी रोग होगी, बेरी नामक रोग होगी। और आपसे एग्जाम इस प्रकार से पूछा जाता है कि बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B1 आप याद रखिएगा। आपको विटामिन B2 B3 भी लिखकर दिया जा सकता है ऑप्शन में, बट आप याद क्या रखिएगा कि बेरी नामक जो रोग होती है वो विटामिन B1 की कमी से होती है। इसमें इसका लक्षण क्या है कि दुर्बल पेशियां हो जाती है और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो आपको समझना होगा कि उस व्यक्ति में क्या हो गया होगा, बेरी की प्रॉब्लम हो गया है। थर्ड, हम लोग विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, स्कर्वी नामक रोग होती है। और इसमें मौसड़ों से क्या होती है, खून निकलना चालू हो जाती है, और कोई अगर घाव बन गई बॉडी के अंदर तो उसको भरने में अधिक समय लगता है। फिर आता है विटामिन डी, यानी विटामिन डी में रिकेटस नामक बीमारी होती है, जिसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाता है, यानी जो अस्थि टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से ये रोग होती है। फिर अगर भोजन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, जो अस्थि यानी हम लोग का जो बोन है और टीथ है, उसमें क्षय शुरू हो जाएगी, यानी इसका लक्षण है कि कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। फिर अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, आयोडीन एक प्रकार का खनिज लवण है, कैल्शियम भी खनिज लवण है, लोह भी खनिज लवण है। तो घेंगा यानी कि गोइटर की रोग हो जाएगी, जिसमें गर्दन का जो ग्रंथि है वो फूल जाएगा, और बच्चों में क्या होगी, मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाएगी। फिर अगर बॉडी में लोह की कमी आ जाएगी, यानी लोह खनिज लवण की कमी होगी, तो कौन सा बीमारी होगी, अरक्तता की बीमारी होगी, और इसमें कमजोरी फील होगी आपको। तो ये सारे रोगों के नाम आप याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट, एक फुल फॉर्म है आपका FSSAI। आप कोई भी खाद्य पदार्थ लेंगे तो वहाँ इस प्रकार का लोगो लिखा रहेगा, यानी वैसे खाद्य पदार्थ जो ठोस होगा, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, नमक हो गया, और कुछ विटामिन और खनिजों में ये अगर लोगो लगा हुआ है तो यानी कि वो भोजन क्या है, सारे पोषक तत्व से परिपूर्ण है। और ये एक सर्टिफाइड लोगो है, जिसमें लिखा रहेगा सुदृढ़ीकृत फोर्टिफाइड। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसको कौन रिलीज करता है, FSSAI इसको रिलीज करता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होती है। तो हम लोग जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो हम लोग का दो स्रोत है। एक हो गया जंतु स्रोत, यानी जो जानवरों से हम लोग जो खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, और दूसरा हम लोगों का हो गया हम लोगों का पादप स्रोत, यानी कि पेड़ पौधे से जो खाद्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये जितने भी कच्ची सामग्री होती है, उसमें एक घटक पाया जाता है, और उस घटक का नाम क्या है, पोषक, जिसे हम लोग पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। तो पोषक तत्व अगर पूछा जाए कि पोषक तत्व क्या है, तो आपको क्या बोलना है कि वे पदार्थ जो जीवों में क्या करती है,
जैविक ऊर्जा प्रदान करती है उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। क्या प्रदान करती है? जैविक ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि हम लोगों के डिफरेंट डिफरेंट काम को करने के लिए हम लोगों को जरूरत होती है। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन और खनिज लवण है। और इसके अलावा भी हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होती है, जो हम लोगों के बॉडी को ठीक से फंक्शन करने के लिए जरूरी होती है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हम लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोषक तत्व में यानी न्यूट्रिएंट्स में गिनती आती है। कार्बोहाइड्रेट्स की स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो शकरकंद में जो है कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गन्ना में पाया जाता है, पपीता जो होती है हम लोगों का उसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तरबूज में पाया जाता है, जो आम हो गया, मकई हो गया, फिर बाजरा, चावल, गेहूं, इन सारे में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोषक तत्व के स्रोत का नाम याद रखना होगा। क्या नाम याद रखना? स्रोत के नाम। तो यहाँ इसलिए इस स्लाइड में आपको सारे स्रोतों को दिखाया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये आपका एक प्रैक्टिकल यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें से, इस टॉपिक से, इस स्लाइड से। आपको इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि अगर आपको चेक करना है कि किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए खाद्य पदार्थ को चेक करने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले दो चीज आपको जानना होगा। जो कार्बोहाइड्रेट है हम लोगों का, कार्बोहाइड्रेट जो होती है तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। एक हो गया कार्बन, दूसरा आपका हो गया हाइड्रोजन और तीसरा हो गया आपका ऑक्सीजन। इन तीनों चीजों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इसका अगर अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो कार्बन 1:2:1 के अनुपात में ये तीनों जो पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। मेनली कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में पाई जाती है। तो किसी खाद्य पदार्थ में अगर मंड रहेगा तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसमें शर्करा है तो समझना होगा कार्बोहाइड्रेट है। अब आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो मंड के लिए, परीक्षण के लिए कोई भी कच्ची सामग्री को आप ले लेंगे और उसमें आप क्या डालेंगे? टोनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद आप डालेंगे। अगर खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो रही है तो आप देखेंगे कि जो अगर नीला या काला रंग में खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन आएगा तो ये क्या दिखाएगा कि इसमें मंड की उपस्थिति है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। तो रंग किस में चेंज हो जाएगा? नीला या काला रंग में अगर चेंज होगा तो मंड की उपस्थिति दर्शाएगी। और क्या डालेंगे हम लोग? टोनु आयोडीन विलयन की बूंदे डालेंगे। तो ये इससे आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकती है कि मंड की परीक्षण के लिए हम लोग किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, किस विलयन का प्रयोग करते हैं? तो टोनु आयोडीन विलयन का हम लोग मंड की परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। और रंग क्या हो जाती है? नीला या काला रंग में ये परिवर्तित हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे तो देखेंगे कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट पोषक तत्व आती है जिसका नाम है प्रोटीन। अब प्रोटीन हम लोग दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं, एक हो गया आपका पादप स्रोत और दूसरा आपका हो गया जंतु स्रोत। तो अगर हम लोग पादप स्रोत की बात करेंगे तो जैसे मटर के दाने हो गए, मटर के दाने में प्रोटीन पाया जाता है। जो चना हो गया, अंकुरित चना, जैसे मूंग की दाल हो गई, तुअर दाल, राजमा और सोयाबीन, इन सारे में प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सारे पादप स्रोत है प्रोटीन के। कौन से स्रोत है? पादप स्रोत है। अगर हम लोग जंतु स्रोत की बात करें तो जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, इन सारे में प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये सारे जंतु स्रोत में आते हैं। किस स्रोत में आते हैं? जंतु स्रोत में आते हैं प्रोटीन की। अब आप पूछ सकते हैं कि प्रोटीन की क्या आवश्यकता है हम लोगों के शरीर के लिए? तो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन की हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और प्रोटीन युक्त भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस भोजन को हम लोग शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब आपको अगर टेस्ट करने के लिए बोला जाए कि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं, इसका आप कैसे जांच करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा? तो आप प्रणाली में पेस्ट बना लेंगे पहले कोई भी खाद्य पदार्थ का, फिर उसमें 2 बूंद क्या डालेंगे आप? कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद आप कॉस्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। कॉपर सल्फेट कितना? 2 बूंद और कॉस्टिक सोडा आप कितना डालेंगे? 10 बूंद डालेंगे आप। और उसको अच्छी तरह से हम लोग हिलाएंगे। तो अगर उसका रंग बैगनी रंग हो गया है, कौन सा रंग हो गया? बैगनी रंग में उसको चेंज हो गया है, तो आपको समझना होगा कि उस खाद्य पदार्थ में किस चीज की उपस्थिति है? तो प्रोटीन की उपस्थिति है। तो टेस्ट के लिए हम लोग किस किस का विलयन का उपयोग कर रहे हैं? यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन का उपयोग कर रहे हैं और कॉस्टिक सोडा की उपयोग कर रहे हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रोटीन की जांच के लिए किसका विलयन का प्रयोग करते हैं? तो कॉपर सल्फेट का विलयन को और कॉस्टिक सोडा के विलयन का हम लोग प्रयोग करते हैं
प्रोटीन की परीक्षण के लिए। और इसमें जिसमें डालेंगे ये दोनों चीज़ें यानी कि कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, उसका रंग बैगनी रंग हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा आपका, बैगनी रंग हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे और देखेंगे वसा यानी कि फैट भी हम लोगों के बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका भी दो स्रोत है, एक हो गया आपका पादप स्रोत और दूसरा हो गया आपका जंतु स्रोत। अगर हम लोग पादप स्रोत की बात करें कि कौन सा पादप स्रोत से हम लोगों को वसा की प्राप्ति होती है, वसा की, तो जैसे हो गया मूंगफली से हम लोगों को मिलती है, सूरजमुखी का तेल हो गया, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल और तिल हो गया। इन सारे चीज़ों से हम लोग को किसकी प्राप्त होती है, वसा की प्राप्त होती है। अगर हम लोग जंतु स्रोत की बात करें वसा के लिए तो मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गया, क्रीम, मक्खन, दूध, घी, इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या मिलती है, वसा की प्राप्ति हम लोगों को बॉडी के लिए होती है। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वसा के परीक्षण के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो कोई भी खाद्य पदार्थ लेंगे और उसको अगर हम लोग एक पेपर लेंगे, प्लेन पेपर लेंगे, सूखा हुआ पेपर लेंगे और उसमें उस खाद्य पदार्थ को रगड़ देंगे तो और फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे सुखाने के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो गया, तेल जैसा धब्बा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तेल जैसा धब्बा आ जाएगा। तो अगर तेल जैसा धब्बा वहाँ आ गया तो आप समझ जाएंगे कि उसमें किसकी उपस्थिति है, वसा की उपस्थिति है, उस खाद्य पदार्थ में वसा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो हम लोग अभी तक 3 पोषक तत्व के बारे में पढ़े, जिसमें से क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और इसका हम लोग परीक्षण भी करके देखे। इसके अलावा हम लोगों को बॉडी को विटामिन यानी कि विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है और खाद्य पदार्थों में ये पाया भी जाता है, कम मात्रा में पाई जाती है और हम लोगों के बॉडी के लिए भी कम मात्रा में ही चाहिए ये। तो जो विटामिन होती है और खनिज लवण होती है ये क्या क्या फंक्शन करती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों के स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। और हम लोग अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को शरीर को क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। वसा से भी हम लोग किसकी प्राप्त होती है, ऊर्जा की प्राप्त होती है। और अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें, वास्तविकता में देखें तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे और 1 ग्राम वसा लेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलेगी आपको, वसा में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। किस में मिलेगी, वसा में हम लोगों को ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों में से किस में ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वसा में जो होती है ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है और प्रोटीन युक्त भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। हम लोग आगे देखेंगे विटामिन ए की कुछ स्रोत, जैसे पपीता हो गया विटामिन ए का स्रोत, गाजर हो गया, दूध, मछली का तेल और आम, ये सारे विटामिन ए की स्रोत है। और विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो स्लाइड 1 में ही हम लोग देखे थे कि हम लोगों को क्या हो जाएगी, आंखों से संबंधित रोग हो जाएगी और त्वचा संबंधित रोग भी हो जाती है। और त्वचा और आंख की स्वस्थ रखने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, विटामिन ए का सेवन करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे विटामिन बी का, तो विटामिन बी में हम लोग का चावल हो गया, गेहूं हो गया, यंकृत, ये सारे में विटामिन बी पाई जाती है। फिर अगर हम लोग बात करें विटामिन सी का, विटामिन सी जो होती है किसमें, जितने अम्ल स्तरीय खाना है, जैसे कि जिसमें खट्टापन आती है, तो उन सारे में विटामिन सी पाई जाती है। जैसे कि अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा। और विटामिन सी बहुत से यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। कौन, विटामिन सी। हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग को विटामिन डी के बारे में है। तो विटामिन डी के कारण कौन सी बीमारी होती है, स्लाइड 1 में बताया कि रिकेटस हो जाती है। मछली में विटामिन डी पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है, दूध में, मक्खन में, और साथ ही साथ सूर्य प्रकाश में भी हम लोग को क्या पाई जाती है, विटामिन डी पाई जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाई जाती है, तो सूर्य प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है। और विटामिन डी क्या करती है, हम लोगों को अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसलिए विटामिन डी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हो जाती है। अगर हम लोग खनिज लवण की बात करें तो हम लोगों को शरीर को जो होती है खनिज लवण की आवश्यकता बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं चाहिए खनिज लवण के लिए। और शरीर की उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। तो अगर हम लोग खनिज लवण की बात करें तो उनमें से सबसे पहला आता है आयोडीन। आयोडीन किस में पाया जाता है, नमक में आयोडीन पाई जाती है, पालक में आयोडीन पाई जाती है, अदरक में आयोडीन पाई जाती है। तो आयोडीन का स्रोत आपको पता चल गया। और ये सारी बॉडी को अच्छे फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है, बट बहुत ही अल्प मात्रा में जरूरी है। फिर हम लोग
फास्फोरस का स्रोत की बात करें तो दूध हो गया, केला हो गया, मिर्च हो गया, जो अनाज है उसमें भी क्या पाई जाती है, फास्फोरस पाई जाती है। और हम लोहे का स्रोत की बात करें तो ये आपका पालक वगैरह हो गया, सेब वगैरह हो गया, इसमें क्या पाई जाती है, लौह खनिज लवण पाई जाती है। तो इन पोषक तत्व जितने भी हम लोग पोषक तत्व अभी तक देखे, इसके अलावा भी हमारे शरीर को क्या आवश्यकता होती है, आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जो होती है रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो रुक्षांश जो खाना का जो घटक है हम लोगों का, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रुक्षांश के नाम से जानते हैं। जैसे कि दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, इसमें क्या पाई जाती है, रुक्षांश पाई जाती है। और रुक्षांश क्या करते हैं, हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, बट ये हमारे शरीर के भोजन का एक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। और रुक्षांश क्या करते हैं, भोजन को पचने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को पचने में सहायता करती है और साथ ही बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करती है। यानी कि अगर हम लोगों के भोजन में रुक्षांश की कमी हो जाएगी तो जो भोजन नहीं पचा होगा तो उसको जो बाहर निकालना है उसमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार क्या करती है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। यानी संतुलित आहार हम लोग किसे कहेंगे, यानी जिस आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, खनिज लवण हो गया आपका और रुक्षांश, ये सभी उचित मात्रा में रहेगी तो हम लोग उस भोजन को संतुलित आहार कहेंगे। अगर किसी के थाली में हमेशा क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, जैसे वो चावल ही खाता होगा 3 टाइम और सब्जी वगैरह बहुत कम खाता होगा, तो उसे हम लोग संतुलित आहार नहीं बोलेंगे। संतुलित आहार कब बोलेंगे, जब सभी पोषक तत्व समान मात्रा में प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग बोलेंगे उसको संतुलित आहार। और लंबी अवधि तक कोई अगर किसी भी एक पोषक तत्व को छोड़ रहा है, मान लेते हैं कोई अपना भोजन में प्रोटीन को मिस कर रहा है, प्रोटीन को नहीं ले रहा, तो कुछ समय के बाद उसका स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में इफेक्ट आएगा और बहुत सारे जो प्रोटीन के अभाव के कारण जितने भी रोगें होती है वह उसकी बॉडी को घेर लेगा। तो इसलिए संतुलित आहार करना हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा, हम लोग के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो हम लोगों को शरीर को कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को क्या देते हैं, पोषक ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से क्या है आपका वसा भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर है कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। फिर है कि वो विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, जैसे कि विटामिन ए हम लोग को अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। अब वो खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कौन सा, कैल्शियम। क्या कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है, अस्थि के लिए हम लोगों की आवश्यकता है। फिर हम लोग देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में डैश विटामिन डी के अभाव से होती है, तो कौन सा बीमारी होती है, रिकेटस विटामिन डी के अभाव से होती है। रिकेटस किसके कारण होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। डैश की कमी से बेरी नामक रोग होती है, तो विटामिन बी की कमी से क्या होती है, B1 की कमी से क्या होती है, बेरी नामक रोग होती है। फिर पूछा जाएगा आपसे विटामिन सी के अभाव से डैश रोग होती है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको देना है। और हमारे भोजन में डैश के अभाव से रोतोंदी होती है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे आप। तो आज के सेशन में इतना ही। इसी टाइप से जो है सेशन कंटिन्यू रहेगा, जिसमें जो 40 क्वेश्चन लगभग आपका JSSC CGL में साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और टोटल 90 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा सिर्फ और सिर्फ साइंस से। तो साइंस सेक्शन को कवर करने के लिए आपको NCERT बुक को बहुत ही अच्छा से फॉलो करना होगा, तो आप इजीली जो है साइंस सेक्शन में 80+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। साथ ही इस टाइप के और सेशन के लिए आप लिख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर में आपको दिक्कत होती है, उस चैप्टर से रिलेटेड भी आपको सॉल्यूशन बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेहतर ढंग से हो। थैंक यू।